नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है वो आज हमारा चर्चा का विषय है साइटोलॉजी है। क्या है? साइटोलॉजी की आज हम चर्चा करेंगे। और साइटोलॉजी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। ये आपके सिलेबस में, वो चाहे टीजीटी का सिलेबस हो या वो फिर पीजीटी का सिलेबस हो या एलटी का सिलेबस हो या फिर जीआईसी का सिलेबस हो या फिर आश्रम पद्धति, जो आश्रम पद्धति वाला वैकेंसी आई है यूपी पीएससी से, जो वैकेंसी आई है उसका जीआईसी और उसका सिलेबस बिल्कुल सेम है, प्रोसेस सेम है। अगर जीआईसी की तैयारी करते हैं तो आप आश्रम पद्धति वाला जो फॉर्म है वो अवश्य आप लोग फिल कर दीजिएगा। और चूंकि वैकेंसी उसकी लगी हुई है और लगभग 33 पोस्ट हैं बायो की जो है वो 33 पोस्ट हैं, काफ़ी पोस्ट हैं। और चूंकि ये बी ग्रेड में आता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि आप अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, और नोट्स किसके? टीजीटी के, पीजीटी के और ईएलटी के, जीआईसी के, इसके अलावा आश्रम पद्धति वाले जो नोट्स अगर कंप्लीट प्राप्त करना चाहते हैं तो ये फ्री हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपको ये नोट्स उपलब्ध हैं। इनके लिए कोई चार्ज नहीं है और केवल आपको क्या करना है, 299 की जो डॉक्टर नोट्स परिवार है उसकी परिवार की केवल मेंबरशिप लेनी है। 299 की केवल मेंबरशिप वन टाइम है, केवल एक बार 299 की मेंबरशिप लेंगे। इसमें आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स और इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स। दोनों प्रकार के नोट्स हैं, हिंदी में भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी। बायो के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, बायोलॉजी के। दूसरा, जो हमारे उत्तराखंड के मित्र हैं, उत्तराखंड के और डीएसएसबी की जो वैकेंसियां अभी आई हैं उन मित्रों के लिए हिंदी में केमिस्ट्री के नोट्स भी अवेलेबल हैं। हिंदी में केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं उत्तराखंड और डीएसबी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट हैं। बायो के साथ अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो बायो के साथ उनको केमिस्ट्री के नोट्स भी फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध हैं। इसके अलावा 3 ग्रुप हैं, 3 में अटैच कर दिया जाएगा। जो ये वाला ग्रुप है इसमें डिस्कशन कराया जाता है, वो भी टॉपिक वाइज डिस्कशन कराया जाता है, और जिससे आपको तैयारी करने में आसानी रहे और आपको ज़्यादा कम मेहनत से ज़्यादा प्रतिफल मिले। उसके अलावा नोट्स ग्रुप पे कंप्लीट नोट्स हैं। इसके अलावा पिल्लई, कुमार मलिक और अन्य जो बुक्स हैं, जो जनरली रैपिड है और अरिहंत की बुक्स हैं, इसके अलावा घटना चक्र है, बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। तो जो जनरली कोचिंग सेंटर कहते हैं कि आप ये मटेरियल या इन बुक्स का प्रयोग करिए, वो सारी बुक पीडीएफ में उपलब्ध हैं। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं। प्रैक्टिस ग्रुप पे डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। अभी तक लगभग हम लोगों ने 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डाली है और ऐसे क्वेश्चन जो 110% इंपॉर्टेंट है एग्जाम में रखे मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, आपकी तैयारी भी होती है, स्कोर आपका बढ़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार सोचते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, क्या सर ये मेंबरशिप लें, क्या करें। अरे भाई 299 की वैल्यू तो आप जानते हैं ही कितनी है। 299 है कितना, 300 रुपये होता ही क्या है। तो उतने में तो एक बुक क्या होता है, फ़ोटो कॉपी एक बुक की भी नहीं हो सकती है। तो आपको तो यहाँ इतना सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट। और हम आप पहले बता दें, जो कुछ भी है इस चैनल पे सब फ्री है। तो सोचिए समझने नहीं, तुरंत जुड़िए और जुड़ने के बाद लाभ लीजिए। और तब जुड़े तो क्या फ़ायदा, जब वही होता है ना, मतलब आप तब आप में चेतना आएगी या तब प्रयास करेंगे जुड़ने का जब आपके पास समय कम होगा, और जब समय कम होगा तो फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए अभी 2 महीने हैं आपके लिए और 2 महीने में आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं विद प्लानिंग के साथ। मटेरियल सब यहाँ उपस्थित है और तो आप जो स्कोर है वो 100+ कर सकते हैं, सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जुड़ें। शुरू करते हैं वीडियो। इसके अलावा जानकारी दे दें कि ये जो नोट्स हैं नर्व कंडक्शंस वाले नोट्स हैं, जो कि आपको हमने इसका अभी ख़त्म किया है ये वाला चैप्टर। आपको इसके पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के जो हमने आपको उपलब्ध कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपडेट कर दिए जाएंगे नोट्स ग्रुप पे। डॉक्टर नोट्स का जो नोट्स ग्रुप है उस नोट्स ग्रुप पे ये आज अपडेट कर दी जाएंगे, वहाँ से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं साइटोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है साइटोलॉजी। और ये आपका टीजीटी का सिलेबस हमने लगा के रखा है। ये जो है वो टीजीटी का सिलेबस हमने लगा के रखा हुआ है ऑलरेडी। ये टीजीटी का सिलेबस है और ये जीआईसी का सिलेबस है और यही आश्रम पद्धति का सिलेबस है और इससे थोड़ा और ज़्यादा पीजीटी का सिलेबस है।
किसका? साइटोलॉजी का। तो साइटोलॉजी से खूब ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है फ्लूइड मोज़िक मॉडल वाज गिवन बाय। फ्लूइड मोज़िक मॉडल किसने दिया था? तो हम आपको बता दें कि जो कोशिका की जो वाल होती है या कोशिका की भित्ति होती है, तो हम चलते हैं आपको कोशिका के बारे में जानकारी दे दें। तो कोशिका की भित्ति के बारे में तो देखिए, कोशिका की भित्ति बारे में तो ये नहीं था, ये था आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किस में था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये दिया गया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जब आप इस तरह से कोशिका बनाते हैं, अगर मान लो प्लांट की कोशिका आपने बनाई, ये आपने प्लांट की कोशिका बनाई है, ये और ये, तो इसके पूरे ऑर्गन्स तो नहीं बनाएंगे। ये हमारी क्या होती है? सेल वॉल होती है। ये हमारी क्या है? सेल वॉल है। ये हमारी सेल वॉल है और ये हमारे ये इसके नीचे जो है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जीव द्रव्य कला के नाम से हिंदी में जानते हैं, जीव द्रव्य कला के नाम से जानते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में 3 मत दिए गए। कौन कौन से मॉडल दिए गए या कौन कौन सी थ्योरी दी गई? तो एक आता है डेनियली डेविसन मॉडल। कौन सा आता है? डेनियल और डेविसन मॉडल। दूसरा जो दिया गया था वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया था। एक दिया गया था फ्लूइड मोज़िक मॉडल। फ्लूइड मोज़िक मॉडल दिया गया था, ये दिया गया था। तो इन तीनों के बारे में देख सकते हैं। डेनियल डेविसन मॉडल डेनियल डेविसन के द्वारा दिया गया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया, क्वेश्चन बना है इससे, तो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। और ये वाला जो मॉडल फ्लूइड मोज़िक मॉडल था, ये वाला, ये सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था ये भी देख लें। तो ये सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया था 1972 में। कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने किस बेस पर दिया था? तो इन्होंने एक तकनीक अपनाई थी, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। ध्यान है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। इस बेस पर इन्होंने ये मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़िक मॉडल। अब इनमें आप कहेंगे कि इनमें अंतर क्या था? जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था ये लास्ट में रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये जो परमिएबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो परमिएबिलिटी है उसको डिफाइन नहीं कर पाया, मगर फ्लूइड मोज़िक मॉडल ने डिफाइन किया। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ हम क्या सही करेंगे? सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था। देखिए यहाँ आपके 3 क्वेश्चन तैयार हुए। हम भाग के अब नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये एक आप क्वेश्चन सारे देख लेते हैं तो साइटोलॉजी आपको पढ़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी भी तो आपको चुटकियों का समय लगेगा। तो दूसरा, बीडल और टैटम ने क्या दिया था? इन्होंने, बीडल और टैटम ने दिया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था। ये क्वेश्चन बना है पीजीटी और टीजीटी में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने में भी न्यूक्लियोलस की खोज की थी। हाँ नहीं, न्यूक्लियस की खोज की थी। किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और फोंटाना नाम के साइंटिस्ट हैं, फोंटाना, इन्होंने न्यूक्लियोलस की खोज की थी। न्यूक्लियोलस की, केंद्रिका की। किसकी खोज की थी? केंद्रिका की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। वाटसन क्रिक ने क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किसका? डीएनए का। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इसके अलावा जो वाटसन क्रिक ने दिया था, बॉबेल हाइपोथेसिस दिया था। बॉबेल हाइपोथेसिस दिया था। बॉबेल हाइपोथेसिस दिया था। इसके अलावा इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया था। सेमी कंजर्वेटिव। तो इनका 3 जो है योगदान दिया था। और सिंगल निकोलसन ने फ्लूइड मोज़िक मॉडल दिया था, जिसकी जानकारी आपको दे दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पढ़िएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, बोर जरूर होंगे, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन मैं सुनिश्चित करा के ही रहूँगा। बस आप हमारे साथ मेहनत करिए और हमारे परिवार की 299 की मेंबरशिप ले लीजिए, जाए जिससे हम वहाँ आपको प्रॉपर नोट्स उपलब्ध करा सकें, आपकी प्रैक्टिस करा सकें, आपका डिस्कशन करा सकें। तो ये सब तभी संभव है जब आप मेंबरशिप लेंगे और आप हमसे किसी भी समय आप चैट के थ्रू हमसे समस्या का निदान भी कर सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आप किसी भी समय हमें चैट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। अगर ज़रूरत लगती है तो मैं आपसे बात भी करता हूँ फ़ोन कॉल के थ्रू, मगर वो फिर मैं निर्धारित करता हूँ अगर समस्या आपकी सुलझने लायक नहीं होती तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल इज। तो सेंट्रियोल का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है या मुख्य किसका बना होता है, कौन सा, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल होता क्या है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल को, अभी इसकी हिंदी है वो मिस हो गई दिमाग से। तो सेंट्रियोल बना होता है प्रायः टिब्यूलिन का बना होता है। और कभी कभी पूछ देते हैं कि जो खोज की थी सेंट्रोसोम, देखिए सेंट्रोसोम का ही भाग है सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम आर द टिपिकल एनिमल सेल अपसेंट इन द प्लांट सेल। जो सेंट्रोसोम होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। और जबकि ये प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है प्लांट सेल में। अच्छा, जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम कंटेन द ऑर्गेनेल्स नोन एज द सेंट्रियोल। जो सेंट्रोसोम होता है वो सेंट्रियोल उसमें पाए जाते हैं। तो ये टिब्यूलिन का बना होता है। इसमें एक्टिन और मायोसिन जो है, ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं ये पाई जाती हैं कहाँ, आपके मसल्स में। किस में पाई जाती हैं, मसल्स में पाई जाती हैं एक्टिन और मायोसिन। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल साइकिल सेंट्रियोल रेप्लिकेट्स इन। सेल साइकिल में जो सेंट्रियोल होता है वो कहाँ रेप्लिकेट्स होता है। तो आपको इसकी जानकारी दे दें और इसका आपको डिटेल भी दे दें। इसकी डिटेल भी दे दें। तो सेल साइकिल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो सेल साइकिल को जो हम बांट सकते हैं कितने भागों में, तो प्रायः G1 फेस में बांटते हैं, G1 यस और G2 फेस में, और फिर लास्ट में आती है यम फेस, या यम फेस हम शुरू में कर दें और फिर विभाजित होने के बाद ये फेस आती हैं। तो G1 फेस और G2 फेस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए G1 फेस में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इसके अलावा किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। इसके अलावा आरएनए का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा यहाँ प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है, प्रोटीन भी बनती है। और इसके अलावा यहाँ ग्रोथ होती है। क्या होती है, ग्रोथ होती है। ये इतना होता है। यस फेस में जब हम बात करते हैं तो यस फेस में क्वेश्चन बहुत बनता है। यस फेस से तो डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का निर्माण होता है, या डीएनए का द्विगुणन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, द्विगुणन होता है। डीएनए का यहाँ द्विगुणन होता है। और हिस्टोन प्रोटीन सिक्रीट होती है, या हिस्टोन का भी निर्माण होता है, या हिस्टोन का संश्लेषण होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन इसी अवस्था में होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, ये आर जरा सही कर लीजिएगा, रेप्लिकेशन भी इसी स्टेज में होता है। किसमें, यस फेस में होता है। और G2 फेस में क्या होता है, तो G2 फेस में होता है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। देखिए, जो बचे हुए प्रोटीन्स होती हैं और आरएनए बचा हुआ था वो G2 में संश्लेषित होता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो यम फेस में आती है तो सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ चूंकि सेंट्रियोल के बारे में पूछा है तो यहाँ से हमें तुरंत आंसर मिल जाता है, यस फेस। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ हम लगा देंगे आंसर यस फेस, और बकाया इनका चर्चा, इनकी और इनकी सबकी चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
सेल साइकिल इज गवर्न्ड बाय, सेल साइकिल किसके द्वारा गवर्न होती है? तो सीडीके साइक्लिन्स होता है जिसके द्वारा जो सेल साइकिल होती है वो प्राय गवर्न्ड होती है या संचालित होती है। तो ऑप्शन इसका हम क्या लगा लेंगे? सीडीके। और सीएमपी क्या है? सीएमपी ग्लाइकोकैलेक्स और नन ऑफ द, तो यहाँ ऑप्शन हम ए ही सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिडिल लैमली इज मेड अप ऑफ, तो मिडिल लैमली कहाँ पाई जाती है? तो हम आपको बता दें कि जब सेल डिवाइड होती है, जब सेल डिवाइड होती है, क्या होती है? कोशिका का जो विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजित होती है, क्या होती है? विभाजित होती है, जब कोशिका विभाजित होती है तो उसी विभाजन के जो समय होता है तो इसका निर्माण होता है। और ये बनी किसकी होती है? तो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की। कभी कभी पूछ देता है मिडिल लैमेला बनने में भाग कौन सा कोशिकांग लेता है? तो गोल्जी बॉडी भाग लेता है। कौन सा लेता है? गोल्जी बॉडी प्राय भाग लेती है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके बारे में पूछ रहा है? तो पूछ रहा है जो केंद्रिका होती है। किसके बारे में पूछ रहा है? कि केंद्रिका जो होती है, केंद्रिका सॉरी, यहाँ पूछ रहा है रिक्तिका। तो पूछ रहा है रिक्तिका, जो रिक्तिका होती है वो रिक्तिका किसके द्वारा ढकी होती है? तो इसकी हम आपको ले चलते हैं रिक्तिका की सारी जानकारी। यहाँ से आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा रिक्तिका से। तो रिक्तिका मान लेते हैं, ये जैसे ये क्वेश्चन फटाफट कोशिका एक ड्रा कर लेते हैं थोड़ी सी रफ में, जिससे आपको समझ में आ जाए। और ये मान लेते हैं केंद्रक पाया जा रहा है, ये हमारा क्या है? केंद्रक है, ये केंद्रक है। और यहाँ बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है जिसको हम वैक्यूल के नाम से जानते हैं। अब हम रिक्तिका की जब बात करते हैं रिक्तिका की, तो ये मान लेते हैं रिक्तिका है। और रिक्तिका के ऊपर मान लेते हैं एक ये इसके अंदर लिक्विड भरा है, ये लिक्विड। तो ये रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन होती है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो वैक्यूल प्लाज्म पाया जाता है और इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ पाया जाता है। तो अभी इसके अंदर जो वैक्यूल के अंदर लिक्विड भरा रहता है उसे हम सेल सैप के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके नाम जानते हैं? सेल सैप के नाम से जानते हैं। इसमें प्राय एंथोसाइनिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन भी पाया जाता है, जो फूलों को विभिन्न प्रकार का रंग और फलों को विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान करता है। और ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी में बना है कौन सा पिगमेंट वाटर सॉल्युबल होता है? तो एंथोसाइनिन। ध्यान रखिएगा, ये भी बना एंथोसाइनिन पाया कहाँ जाता है? तो वैक्यूल में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन फैक्ट टू फैक्ट बने हैं। तो यहाँ चूंकि इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। चल, तो अभी यहाँ जैसा कि आपको बताया इनक्लोजिंग वैक्यूल, तो उसको हम ऑप्शन कर देंगे टोनोप्लास्ट। क्या बोल देंगे? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी रिपीट होगा 2-3 बार। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंड इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सेल। तो सबसे कोशिका में ज़्यादा जो संख्या होती है वो पाई जाती है राइबोसोम की। क्या होती है? राइबोसोम। राइबोसोम 2 जगह देखने को मिलते हैं। एक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलते हैं, और कुछ कंडीशंस में ये फ्री भी रहते हैं और कुछ कंडीशंस में ये क्या होते हैं? ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वहाँ भी पाए जाते हैं। तो इसलिए सबसे नंबर ज़्यादा जो होते हैं वो राइबोसोम के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्या होती है? वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस तो 1 या 2 ही होते हैं केंद्रक में मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर इज लिंक्ड विद। सेंट्रोमियर, तो अभी हमने आपको बताया था सेंट्रोमियर का जो फंक्शंस होता है स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है सुसाइडल बैग इज द एनोदर नेम ऑफ। तो सुसाइडल बैग एनोदर नेम किसका है? तो ये लाइसोसोम का है। किसका है? लाइसोसोम का। इसके बारे में जानकारी आपको दे दें।
जो लाइसोसोम होता है ये सिंगल लेयर्ड ऑर्गेनल्स होता है, एक कोशिकीय होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं। तो क्वेश्चन बना है अभी कि वो सेल ऑर्गेनल्स किसमें कौन सा है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं, तो वो लाइसोसोम है। कौन है? लाइसोसोम। और ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस होता है या सिंगल मेम्ब्रेन से ढका रहता है। तो ये क्या करता है? कोशिका के अंदर जैसे ही फट जाता है तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकलते हैं और पूरी कोशिका को क्या करते हैं? पचा देते हैं। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ये पॉलीमॉर्फिक होता है। क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपी होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुरूपी होता है। बहुरूपी का मतलब होता है इन कई प्रकार का होता है। प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं, सेकेंडरी होता है, टर्सरी भी होता है, इसका रेसिडुअल लाइसोसोम होता है। रेसिडुअल लाइसोसोम होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी लाइसोसोम तब होता है जब ये किसी कोशिका पचाने वाले वैक्यूल से लगता है तो उसे प्राइमरी बोलते हैं। जब ये पचाना शुरू करता है तो सेकेंडरी बोलते हैं। जब पचा के छोड़ता है, मतलब इसको नष्ट करता है, तो उसे रेसिडुअल लाइसोसोम बोलते हैं। तो इस तरह इसके कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म थ्योरी फॉर द इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने प्रपोज किया था? तो वो किया था किसने? वीजमान ने। किसने किया था? वीजमान ने प्रपोज किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। डार्विन ने क्या दिया था? तो डार्विन ने, अब तो जानते हैं, स्ट्रगल ऑफ फिटेस्ट दिया था और नेचुरल सिलेक्शन दिया था। लैमार्क ने क्या दिया था? अंगों का उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत दिया था। अंगों का उपयोग की वंशागति दी थी। और मिलर ने अपना प्रयोग किया था और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति का जो ओपैरिन का सिद्धांत था उनका समर्थन किया था मिलर ने। तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था। हेल्डन और मिलर ने शायद किया था प्रयोग, मुझे याद आ रहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट। तो वो है इतने ईयर, 1400 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, और विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड्स। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेन्स या कोशिकांग जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन ऊपर नहीं पाई जाती? तो वो है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल लेयर्ड होता है। कैसा होता है? डबल लेयर्ड होता है, दो परत से बना होता है। और इसके अलावा लाइसोसोम सिंगल लेयर का बना होता है। स्फीरोसोम के ऊपर भी लेयर पाई जाती है, मगर ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज मेनली स्टोर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अभी बिल्कुल बताया था कुछ सेकंड पहले। तो अभी हमने क्या बताया था? लाइसोसोम। क्या बताया था? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग। अभी ये हमने आपको जब सेल साइकिल के बारे में बताया था, सेल साइकिल में हमने बताया कौन था? G1, यस और G2। तो हमने बताया था कि यस में क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होती। तो ऑप्शन इसका हम भी सही कर देंगे। तो अब चलते हैं अपनी थ्योरी क्लास में, देखते हैं कोशिका के बारे में। तो क्या कह रहा है? ए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कोशिका जो होती है वो शरीर की, पेन दूसरा कलर ले लें, समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? इकाई। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचना की दृष्टि से और क्रिया की दृष्टि से इकाई होती है। अब यहाँ खोज की अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये आप देख लीजिए, बहुत महान महान लोग थे और आप खुद देख रहे होंगे, अगर ये लोग ना होते तो हम बहुत चीज़ों से महरूम रह जाते। और इन्होंने क्या किया था? कॉर्क सेल्स डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देखा क्या था? माइक्रोस्कोप पर इन्होंने लगाकर कॉर्क की कोशिकाओं को देखा तो छोटे छोटे छिद्र नजर आए, तो उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया या कोशिका। एंटोनी वान लीवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व
एंड डिस्क्राइब्ड ए लिव सेल। जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे उन्होंने पहली बार जो लिविंग का मतलब समझ रहे हैं, जीवित कोशिका, जीवित जो थी वो कोशिका के बारे में इन्होंने बताया था। क्या बताया था? पहली बार एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया, जबकि खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। और इन्होंने कभी क्वेश्चन अगर टफ पूछ दिया तो इन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी, उनमें अपना इस डिस्कवरी का वर्णन किया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस बुक में इन्होंने वर्णन किया, तो माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक में किया। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये लगभग 50 से 60 लाख रुपए की आती है, 50 से 60, 70, 1 करोड़ तक की भी आती है, जैसी भी क्वालिटी आप मेंटेन करें। तो ये जनरली रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही पाई जाती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही ये प्रायः पाई जाती है। कॉलेजेस में जो हम लोग देखते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, ये वाली कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही देखते हैं। तो द इन्वेंशन ऑफ द कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल्स। जैसे जैसे खोजें होती गई वैसे वैसे नई नई जानकारियां मिलती गई। अब आता है यहाँ सेल थ्योरी से क्वेश्चन बना है। जो स्लाइडेन थे 1838, स्लाइडेन क्या थे? स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। ये क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे। और ऑब्जर्व द प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इन्होंने बताया था कि पौधे जो होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। उसके बाद आए स्वान। जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? ये एक जूलॉजिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। स्वान थे, जूलॉजिस्ट थे 1839 में। इन्होंने भी बताया था द सेल हैड थिन outer layer plasma membrane. He also found that the plant cell have cell wall. He proposed the hypothesis that animal and plant are composed of cells and products of the cells. इन्होंने दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत, या सेल थ्योरी बोलते हैं, सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सेल थ्योरी किसने दी? तो ये आपको रट के रखना है, स्लाइडेन और स्वान ने दी थी सेल थ्योरी। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। एक रॉडल्फ विर्चो थे। विर्चो ने क्या कहा था? सेलुला ई सेलुला दिया था, सेलुला ई सेलुला दिया था। कहीं कहीं सेलुला ओमनिस सेलुला ई सेलुला भी लिखा मिलेगा। तो इनका मतलब था कि प्रत्येक सेल, जैसे मान लो ये सेल है तो ये सेल, ये वाली अगर सेल है तो ये अपनी पूर्ववर्ती सेल से बनी, ये अपने पूर्ववर्ती सेल से, यानी अगर बच्चा है तो वो अपने माता पिता से बना है, उसके माता पिता अपने माता पिता से बने, उसके माता पिता अपने माता पिता से। तो उसका बस यही कहना था कि जो कोशिकाएं बनती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती या पहले वाली कोशिका से ही बनती हैं। तो वही दिया था। एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एनी न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई कोशिका बनी है वो पहले जो कोशिका थी उससे ही नई कोशिका बनी। ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया था। क्या किया था? मॉडिफाइड किया था, संशोधन किया था। तो कभी पूछ दे कि वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाइड किया था या उसमें संशोधन किया था, तो वो रॉडोल्फ विर्चो थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्लाइडेन और स्वान थे। और ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स। प्रत्येक जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं या कोशिका के बने हुए पदार्थों से बने होते हैं। ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। अब यहाँ देख लेते हैं एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। ऑल सेल कंटेन, देख प्रत्येक कोशिका कंटेन रहती साइटोप्लाज्म ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस अकर, दिस कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड। अभी देखिए क्वेश्चन बना था तो हमने कहा था कि जो नॉन मेम्ब्रेनस संरचना होती है वो राइबोसोम की होती है। और देखिए क्वेश्चन फंसा यहीं से। आप अगर सीरियस पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट्स नए नए क्वेश्चंस को देता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आपका सेम टू सेम फंसा।
ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।